Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs class जहाँ पर हम डेली बेसिस पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड द स्टैटिक जीके पार्ट। तो उस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है, स्टैटिक फील्ड के बारे में भी एज वेल एज़ कुछ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में, तो वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ क्लास एंड देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे स्वामित्व स्कीम की कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एंड वाई दिस केम इनटू न्यूज़। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द डैम्प सैटेलाइट, ये किस कंट्री का है। देन विल टॉक अबाउट ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सामने आए। देन विल टॉक अबाउट सिनबैक्स 2 एक्सरसाइज, ये सेकेंड एडिशन है सिनबैक्स का, ये हम कौन सी कंट्री के साथ में करते हैं एंड ये कहाँ पर हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट विल सी कि इंटरनेशनल संडे हमने कब सेलिब्रेट किया है। देन विल टॉक अबाउट मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें विनर कौन थे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आए हैं। आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन विल टॉक अबाउट कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502, ये किस कंट्री का है। आफ्टर दैट देर इज़ ऑपरेशन क्लॉइंग बैक, ये किसने लॉन्च किया है एंड वाई it has been launched, we will discuss that. And at last we'll talk about the Central Marine Fisheries Research Institute data. Okay, so ये हमारा आज का समरी है जो आज हम पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। So now let's start with today's session and let's see कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स कौन से हैं। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल एंड जो भी आपने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि यहाँ पर रिवीजन इंक्लूडेड होना चाहिए एंड बाकी चीज़ें जो आप लिखते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, वो हम कंसीडर कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी हम उस सबको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ये जो स्कीम है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, वाई रिसेंटली इट केम इनटू न्यूज़, क्योंकि ये जो स्कीम है इसने फिर से बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया है, क्योंकि एक सर्वे कंडक्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने, जहाँ पर इन्होंने ये दिखाया कि इस स्कीम का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे रूरल इंडिया में। ठीक है, तो इसमें ये पता चला है कि ये जो स्कीम है बेसिकली हमारे रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप को बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज कर रही है विलेजेस में। ऑल्सो इट इज़ इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ग्राम पंचायत्स बेटर प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो ये एक हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। एंड स्वामित्व का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। ओके, एंड इसको नेशन वाइड लेवल पर लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2021 को ऑन द नेशनल पंचायती राज डे। इस स्कीम का पर्पस क्या था, लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड्स प्रोवाइड करना टू द रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो अगेन ये जो स्कीम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, नो हियर इफ़ यू टॉक अबाउट द स्वामित्व स्कीम, फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। एंड ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में काम करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की बात करेंगे तो ये इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था जो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। बिजनेस मैनेजमेंट और रिसर्च के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, एंड अगर हम बात करेंगे पंचायती राज की, तो ये जो सिस्टम था ये इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में इंसर्ट किया गया था। एंड यहाँ पर हमारे यहाँ पर पंचायत 3 स्तर पर होती है, पहला है आपका ग्राम पंचायत, सेकंड है पंचायत समिति एंड थर्ड वन इज़ जिला परिषद। तो ये 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली पंचायती राज के इंडिया के अंदर। ओके, सो स्वामित्व स्कीम बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, डैम्प सैटेलाइट इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री, ये सैटेलाइट किसका है आपको ये बताना है। द डैम्प सैटेलाइट बिलोंग्स टू द कंट्री चाइना, ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। सो डैम्प का यहाँ पर फुल फॉर्म है डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर एंड ये चाइना का पहला हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ठीक है, तो डैम्प सैटेलाइट ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द कॉस्मिक रेज। ओके, एंड इसी वजह से अगेन ये न्यूज़ में आ गया और
इसमें इस सैटेलाइट ने ये बताया है कि जो कॉस्मिक रेडिएशन की आपकी इंटेंसिटी है वो शार्पली डिक्रीज होती है बियॉन्ड अ सर्टेन हाई एनर्जी थ्रेशोल्ड। ओके, एंड यहाँ पर ये चाइना का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था जिसको इन्होंने हाई एनर्जी ऑब्जर्वेशंस के लिए डिज़ाइन किया था। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 2015 में इनटू अ पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। कितने एल्टीट्यूड पर? 500 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पर। इसमें ये डिटेक्ट करता है हाई एनर्जी गामा रेज को, इलेक्ट्रॉन्स को एंड कॉस्मिक रेज को। ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज़ द कंट्री चाइना। डैम का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर देखा, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। इसको वुकोंग भी कहा जाता है जो चाइनीज़ माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है बेसिकली। एंड 2015 में इन्होंने डैम्प को लॉन्च किया था। ओके, कॉस्मिक रेज की बात करेंगे तो प्राइमरी हम देखेंगे तो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस से अर्थ पर आते हैं। ज़्यादातर जो कॉस्मिक रेज हैं आपके, ये प्रोटॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई से मिलकर बने होते हैं। कॉस्मिक रेज अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंट्रैक्ट करते हैं और सेकेंडरी पार्टिकल्स यहाँ पर आके जनरेट करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें ऑर्बिटल टाइप्स की तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट होती है जहाँ पर सैटेलाइट हमेशा सन के साथ सेम पोजीशन मेंटेन कर रहता है। ओके, और जो आपकी पोलर ऑर्बिट है ना, ये सैटेलाइट को अर्थ के पोल्स के ऊपर से पास करने देती हैं। तो ये हम बात करें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रिसर्च सैटेलाइट्स हैं इनके लिए आइडियल होती हैं जिसमें डेली कंसिस्टेंट लाइटिंग चाहिए आपको। ओके, सो डैम सैटेलाइट को चाइना ने लॉन्च किया था, लेकिन अगेन ये न्यूज़ में आया अपनी कुछ फाइंडिंग्स की वजह से। सो डू रिमेंबर, इसको लॉन्च किया था चाइना कंट्री ने। ओके, कब लॉन्च किया था? 2015 में। ना यहाँ पर चाइना कंट्री अगेन न्यूज़ में था बिकॉज रिसेंटली इन्होंने अपने तियानगोंग मिशन के लिए 2 बाहर के एस्ट्रोनॉट्स बुलवाए हैं। एंड ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इन्होंने कौन सी कंट्री से चूज़ किए हैं? तो पाकिस्तान से। डू रिमेंबर इट। ओके, पाकिस्तान से इन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया है अपने तियानगोंग मिशन के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, Which organization recently released the Global Hepatitis Report 2026? इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? So this report has been recently published by the World Health Organization. A option is the right answer. इसमें इन्होंने बहुत सारे फाइंडिंग्स दिए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंडिया इज़ अमंग द कंट्रीज़ जहाँ पर हाईएस्ट बर्डन है हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ्स का ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो ये एक इन्फ्लेमेशन है लीवर का विच इज़ कॉज्ड मेनली बाय द viruses, so it is a kind of viral infection. एंड ये होता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस, अल्कोहल कंजम्पशन, ड्रग, टॉक्सिन, इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से, जो कि आपके डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं, स्पेशली लीवर के टिश्यूज़ को। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है ये लीवर फंक्शन को इफेक्ट करता है एंड समटाइम्स इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। इसमें फर्दर बताया गया कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कंडीशन को अर्ली डिटेक्शन वगैरह करके, एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ओके, तो इन्होंने कॉजेज़ भी बताए, इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है एंड कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें भी लिखी हुई थी। बट ये सारी डिटेल्ड बातें जो है ना, ये आपको मेंस में काम आएंगी जब कहीं पर आप ऐसे राइटिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पर तो 1948 में इसको यूनाइटेड नेशंस के अंडर में स्थापित किया गया था एंड इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मींस इसका हेडक्वार्टर तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है और ये हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज़ में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करता है। राइट, हेपेटाइटिस जो बीमारी है इसमें प्रोमिनेंटली आपका जो लीवर है ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस। ओके, एंड ये 4 तरीके होते हैं जैसे A, B, C, D और इसके अलावा एक और टाइप होता है E। ओके, B और C जो है हेपेटाइटिस B और C ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, लीवर की बात करेंगे तो लीवर हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, प्रोटीन साइंथेसिस में हेल्प करता है एंड डाइजेशन में एज वेल। लीवर को रिजेनरेट करने की भी कैपेबिलिटी होती है। राइट, सो यहाँ पर हमने सारी बात कर ली। इसके अलावा हमने एक टर्म देखा ऑटो इम्यून डिजीजेज़। ये क्या चीज़ होती हैं? बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीजेज़ में क्या होता है, इम्यून सिस्टम खुद के टिश्यूज़ पे अटैक करता है एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर लीवर टिश्यू सुरक्षित नहीं रहता है आपका। ठीक है, तो कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेज़ में जैसे आपके आर्थराइटिस आ गए, टाइप 1 के जो डायबिटीज़ हैं, ये सब डिजीज़ आती हैं। फाइन, सो यहाँ पर डू रिमेंबर ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट को पब्लिश किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to fourth question, Sinbax 2 2026 is a joint military exercise between India and which other country? Sinbax इंडिया और किस और देश के बीच की होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन,
दैट इज़ कंबोडिया, ठीक है। C इज़ फॉर कंबोडिया, I इज़ फॉर इंडिया। तो रीज़न क्या है, किस वजह से न्यूज़ में आया ये, बिकॉज रिसेंटली इसका सेकेंड एडिशन कंडक्ट हुआ है जिसमें इंडियन आर्मी के कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया था। वो कैम्बोडिया कंट्री गए थे बेसिकली इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये इस साल ऑर्गेनाइज किया गया है कैम्बोडिया के कैम्पोंग स्पेयू प्रोविंस में, ठीक है, दैट्स वाई। एंड कब से कब तक हुई, 4 मई को स्टार्ट हो चुकी है एंड ये चलेगा 17 मई तक। 120 इंडियन पर्सोनल लगभग गए थे, मेनली फ्रॉम द मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। कैम्बोडियन साइड से रिप्रेजेंट किया इनके 160 पर्सोनल ने फ्रॉम द रॉयल कैम्बोडियन आर्मी। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया गया अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। फोकस था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कंडक्ट करना सब कन्वेंशनल इन सेमी अर्बन एनवायरनमेंट्स में, ठीक है। तो सिनबैक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है कैम्बोडिया कंट्री के साथ में, एंड यहाँ पर ये सेकेंड एडिशन था। इस साल वेन्यू कौन सी जगह थी, डू रिमेंबर, इट इज़ कैम्बोडिया, ओके। नौ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे श्रीलंका के साथ में, तो इसके साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है आपका मित्र शक्ति, ओके। मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारी एक प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑस इंडेक्स, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, कैम्बोडिया। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी में बेसिकली आपके 3 मेन कमांड्स होते हैं, कौन कौन से, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड, ओके। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इंडियन आर्मी का ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट है, फाइन। कैम्बोडिया कंट्री की बात करेंगे तो कैम्बोडिया की कैपिटल सिटी क्या है, इट इज़ द फ्नोम पेन। एंड कैम्बोडिया कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है खमेर, ओके। एंगकोर वॉट कैम्बोडिया का फेमस हिस्टोरिकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है यूजुअली, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, कैम्बोडिया। मूविंग टू 5th क्वेश्चन, इंटरनेशनल सन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम 3 मई को हर साल इंटरनेशनल सन डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ऑर्गेनाइज किया था रन फॉर सन मैराथन, यहाँ पर देख सकते हैं हम, द रन ऑफ सन मैराथन, ठीक है। इस इवेंट में सेलिब्रेट किया गया इंडिया का अचीवमेंट फॉर ओवर 1,50,000 मेगावाट, मीन्स 150 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी। यहाँ पर हमारा जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसका प्रोग्रेस भी हाईलाइट किया गया। लगभग 30 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी इंडिया में, जिससे कि 45 लाख घरों को फ़ायदा पहुँचा है। इंडिया की सोलर कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है। 2014 में ये वैल्यू थी सिर्फ 2.82 गीगावाट, लेकिन फाइनली अब ये वैल्यू हो चुकी है 150 गीगावाट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिला है अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो इंटरनेशनल सन डे हर साल हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। एंड सन डे का पर्पस क्या है सेलिब्रेट करने का, सोलर एनर्जी अवेयरनेस को बढ़ाना, कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपनी प्रेजेंट की जो नीड्स हैं एनर्जी की उसको फुलफिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल सन डे को हम सोलर पावर प्रमोशन के लिए बेसिकली मनाते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है हमारी, ये सन की लाइट और हीट से जनरेट होती है डेफिनेटली। सोलर पैनल्स को फोटोवोल्टाइक सेल्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। एंड सोलर एनर्जी पॉल्यूशन फ्री और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बहुत ही अच्छा, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जो रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी प्रमोट करती है। यहाँ पर कौन से 3 सोर्सेज आते हैं, तो सोलर, विंड और बायो एनर्जी, इन 3 प्रोजेक्ट्स पर ये मिनिस्ट्री काम करती है। और यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ने इंडिया को 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का अब तक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हमने बात करी, तो ये जो योजना है ना, ये घरेलू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को काफ़ी प्रमोट करती है। मुफ्त बिजली का मतलब है फ्री इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द सोलर प्लांट, ओके। एंड इससे जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं ना, उनको सोलर एनर्जी सुविधा दी जाती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सन डे रिसेंटली हमने 3 मई को सेलिब्रेट किया है। 1 मई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल लेबर डे। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ओके। मूविंग टू 6th क्वेश्चन, हु वन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट इस साल किसने जीत लिया है, द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, मार्ता कोस्त्युक, ओके। रिसेंटली शी हैज़ वन द मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसी के साथ ही इनका बिगेस्ट टाइटल था अब तक का। एंड फाइनल्स में इन्होंने हराया था मीरा एंड्रीवा को वुमेन सिंगल्स फाइनल में। एंड इसी के साथ शी इज सेट टू राइज फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 23 टू अ कैरियर हाई रैंकिंग ऑफ 15 इन द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग,
ठीक है। तो ये इनका थर्ड WTA 1000 टाइटल था, जिससे इनका ग्रोइंग डोमिनेंस शो होता है इन द वुमेन्स टेनिस सेक्टर। एंड ये जो इनकी जीत है, इससे इनकी पोजीशन मजबूत होती है एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द अपकमिंग फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस में होगा, ठीक है। तो डू रिमेंबर, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए इस साल विनर थी मार्ता कोस्त्युक। इन्होंने फाइनल्स में मीरा एंड्रीवा को हराया है, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट्स की बात करेंगे तो विंबलडन हमारा जो है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जो लंदन में होता है। फ्रेंच ओपन, जिसके बारे में हमने बात करी, फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है, एंड ये क्ले कोर्ट हमारा टूर्नामेंट है। US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और ये 4 ग्रैंड स्लैम्स में से एक है, ठीक है। बहुत सारे फेमस टेनिस प्लेयर्स हैं, जैसे रॉजर फेडरर हो गए, सेरेना विलियम्स हो गई, राफेल नडाल हो गए। इनकी कंट्री थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए कई बार, क्योंकि ये न्यूज़ में आते रहते हैं, फाइन। एंड डू रिमेंबर कि ये जो है मार्ता कोस्त्युक, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? शी इज़ फ्रॉम द कंट्री यूक्रेन, ओके। यूक्रेन की कैपिटल सिटी क्या है? इट इज़ द कीव, एंड ये ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है। यूक्रेन को अपनी सनफ्लावर ऑयल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, एंड यहाँ की भाषा यूक्रेनियन है। तो ये सारी फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा। मैड्रिड की हमने यहाँ पर बात की थी, तो मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, डू रिमेंबर है। एंड यहाँ पर आइबेरियन पेनिनसुला भी सिचुएटेड है। मैड्रिड ओपन एक ATP और WTA कंबाइंड टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। सो शी इज़ द विनर, एंड फाइनल्स में इन्होंने मीरा एंड्रीवा को हराया था। मूविंग टू 7th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ हो गया है। इसमें 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक थी B ऑप्शन 157, ओके। एंड ये इंडेक्स एनुअली पब्लिश होता है। कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ओके। इंडिया को बेसिकली यहाँ पर वेरी सीरियस की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिकेटिंग वेरी सीरियस प्रेस फ्रीडम कंडीशंस। एंड ये रैंक शो करता है एक तरह का डिक्लाइन, क्योंकि 2025 में हमारी रैंक थी 151। हम 6 पॉइंट्स नीचे चले गए हैं बेसिकली, एंड 159 हमारी रैंक थी 2024 में, ठीक है। तो ये इंडेक्स इवेलुएट करता है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन फैक्टर्स, जैसे कि प्लूरलिज्म, मीडिया को इंडिपेंडेंस कितनी है, लीगल फ्रेमवर्क कैसा है, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी कितनी है यहाँ के जर्नलिस्ट को। तो 2026 की रिपोर्ट में ये हाईलाइट हुआ है कि बहुत सारे इशूज़ हैं इंडिया में, जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, एंड इसके अलावा मीडिया ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो डू रिमेंबर, यहाँ पर 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था, एंड इंडिया की रैंक यहाँ पर है 157, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में दिखाई देता है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को मैंने बताया रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर हर साल पब्लिश करता है, एंड ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स कंट्रीज़ को प्रेस फ्रीडम के बेसिस पर ही रैंक करता है, जैसे कि मीडिया इंडिपेंडेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड जर्नलिस्ट सेफ्टी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल NGO है जो प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस शहर में। रिपोर्ट्स और इंडिसेस के जरिए मीडिया की स्थिति ये मॉनिटर करता है। पेरिस में और किस बॉडी का हेडक्वार्टर है? यहाँ पर यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम से आप क्या समझते हैं? बेसिकली इसका ये मतलब है कि मीडिया को बिना सेंसरशिप या डर के काम करने की कितनी ज़्यादा आज़ादी है। इंडिया सहित कई देशों में जर्नलिस्ट अटैक्स और सेंसरशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और प्रेस फ्रीडम की कंडीशन को लॉ ओनरशिप और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से डेफिनेटली अफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज B ऑप्शन 157. Moving to 8th question, which country has launched the compact advanced satellite 502? कौन सी कंट्री है जिसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन, दैट इज साउथ कोरिया। इन्होंने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 को लॉन्च किया है रिसेंटली। ये सैटेलाइट एक हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेक्स्ट जनरेशन मीडियम सैटेलाइट नंबर, एंड इसको लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ फैल्कन 9 रॉकेट। कहाँ से? फ्रॉम द वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन द US, ओके। एंड इस मिशन को ओवरसी किया है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये जो लॉन्च है इसको डिले किया गया 4 सालों तक बिकॉज ऑफ चेंजेस फ्रॉम द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। जैसा कि हम जानते हैं किस तरह से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड ये सैटेलाइट एंटर हुआ है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 498 किलोमीटर्स। यहाँ पर इसने सक्सेसफुल तरीके से एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया विद द ग्राउंड स्टेशन इन स्वेलबार्ड शॉर्टली आफ्टर लॉन्च, ओके। सो ये किसका सैटेलाइट है? कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502। सो इट बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? इट इज़ सियोल, एंड साउथ कोरिया का पुराना नाम जो है वो क्या था? जॉर्जियन, ठीक है।
यहाँ पर फाल्कन 9 रॉकेट की हमने बात की है, तो फाल्कन 9 रॉकेट किसने डिज़ाइन किया है? स्पेस एक्स ने। ये रीयूजेबल है, मल्टीप्लाइड फ्लाइट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फाल्कन 9 का फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च कब हुआ था? 2010 में। ओके। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट अर्थ को पोलर रीजन्स के ऊपर से क्रॉस करता है। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट हर दिन सेम लोकल टाइम पर अर्थ के ऊपर से बेसिकली गुजरता है, ठीक है। एंड ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं ना, ये मोस्टली अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ओके। देन हमने बात करी थी वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस की, जो कि यूएसए में है। ये यूएसए के कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। ये बेस पोलर ऑर्बिट लॉन्चेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले से वैंडरबर्ग एयरफोर्स बेस के नाम से भी हम जानते थे। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, साउथ कोरिया। Moving to 9th question, Operation Clawing Back has been conducted by which state government to curb illegal wildlife trade? तो ऑपरेशन क्लॉइंग बैक को कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए? सो द करेक्ट आंसर हियर इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए। इस ऑपरेशन का टारगेट था जो भी ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग चल रही है वाइल्ड लाइफ बॉडी पार्ट्स की हिमाचल प्रदेश के रोहरू में, उस चीज़ को स्टॉप करना। एंड यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने 85 लेपर्ड के क्लॉज सीज किए हैं। इसके अलावा 5 कैनाइन टीथ ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये इलीगल ट्रेड बहुत लंबा चल रहा था और उसमें ज्वेलरी पार्ट्स वगैरह डेवलप किए जाते थे, जैसे कि लॉकेट्स और एमुलेट्स। ओके, तो हाल ही में एक केस रजिस्टर हुआ था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया था। ये जो ऑपरेशन था ना, इसका पर्पस क्या था? सप्लाई चेन्स को आइडेंटिफाई करना एंड फर्दर जो वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहे हैं उनको रोकना। तो ये स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट मेजर्स को हाईलाइट करता है अगेंस्ट द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग इन इंडिया, राइट। तो ऑपरेशन क्लॉइंग बैक को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, इसलिए इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 को। तो ये इंडिया का पहला बड़ा लॉ है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस एक्ट में इंडेंजर्ड स्पेशीज़ को अलग से शेड्यूल्स में क्लासीफाई किया गया एंड इसके तहत पोचिंग, हंटिंग और इलीगल ट्रेड पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इंडेंजर्ड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का ट्रेड होता है, जैसे कि क्लॉज, टस्क, टीथ वगैरह। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो साइट्स की जो ट्रीटी है ना, वो इस ट्रेड को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। इलीगल ट्रेड से डेफिनेटली स्पीसीज़ का एक्सटेंशन जो है वो उस चीज़ का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन में यहाँ पर सिक्किम है और सिक्किम में भी एक ऑपरेशन रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था अप्रैल में। डू रिमेंबर, यहाँ पर ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया था, ठीक है। और किस लिए लॉन्च किया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स वगैरह आए थे उसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे। उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन हिम सेतु। ओके, कौन से स्टेट में? तो असम स्टेट में। फाइन। Now coming to last question, according to Central Marine Fisheries Research Institute data, which state has become India's top marine fish producing state in 2025? Recently Central Marine Fisheries Research Institute data रिलीज हो गया है। आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग इंडिया का टॉप मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा बन गया 2025 में। सो दिस इज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मरीन फ़िश प्रोड्यूस हुई 2025 में। कितनी? 6.85 लाख टन्स। ओके, एंड यहाँ पर गुजरात जो है इसकी रैंक सेकंड हो गई है विथ 6.43 लाख टन्स। एंड यहाँ पर 15% का हमने डिक्लाइन देखा। बेसिकली इंडिया का जो टोटल मरीन फिश प्रोडक्शन है ना, वो इंक्रीज़ हुआ है बाय अबाउट 3%, क्योंकि ये वैल्यू हो गई है 3.57 मिलियन टन्स इन 2025। केरला अभी भी थर्ड पोजीशन पर है। डू रिमेंबर, केरला की रैंक है यहाँ पर थर्ड विथ 0.62 मिलियन टन्स। एंड ये स्लाइड ग्रोथ दिखाता है केरला स्टेट में। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ने काफ़ी इंक्रीमेंट रिकॉर्ड किया है फिश लैंडिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर है तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड पर आपका कौन सा स्टेट था? गुजरात। एंड थर्ड पर यहाँ है केरला। तो ये टॉप 3 हमारे इंडिया के मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं 2025 में। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, तमिलनाडु। यहाँ पर बात करेंगे CMFRI की। तो ये किसके अंडर में काम करते हैं? आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। CMFRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो कोची, केरला में है, ठीक है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे मरीन फिश प्रोडक्शन की। तो इसमें समुद्री मछलियों की कैच शामिल होती है। इंडिया की कोस्ट लाइन पर इनको ज़्यादातर कैच किया जाता है। मरीन फिशरीज इंडिया की इकोनॉमी में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अच्छा, तमिलनाडु की हमने बात करी तो डू रिमेंबर तमिलनाडु और किस मामले में फर्स्ट पर आता है? तो जो भी हमारी रामसर साइट्स है ना इंडिया के अंदर, अब कितनी हो गई हैं टोटल? 99।
और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं इसी राज्य से यानी तमिलनाडु से, ठीक है। सेकंड पर आता है यहाँ पर यूपी, ओके। रिसेंटली यूपी से 2 साइट्स हमारी ऐड हुई हैं रामसर साइट्स की लिस्ट में। कौन कौन सी ये 2 साइट्स थी? पहला है आपका पटना बर्ड सैंक्चुरी जो कुछ दिनों पहले अभी ऐड हुई थी, एंड जो लेटेस्ट आपकी है ना यहाँ पर वो कौन सी है? शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। ये कहाँ पर है? ये अलीगढ़ में लोकेटेड है, एंड इसी के साथ ही हमारी लेटेस्ट और 99th नंबर की रामसर साइट बन गई थी, ओके। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, एंड अब सेकंड पोजीशन पर इस मामले में आता है आपका यूपी, ओके। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आई रियली होप यू हैव लाइक द सेशन। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पार्ट है हमारे डेली करंट अफेयर्स 20 MCQ सीरीज़ के इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो अगर आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें 999 रुपीज़ पर इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, एंड पूरे साल के लिए ये आपको फिर अवेलेबल हो जाएगा। हर दिन आपको 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ओके। तो फ्रेंड्स आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड आपने जो भी सजेशंस दिए हैं ना उसको लिखते जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम उसको बहुत जल्द अपनी क्लासेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।